विशेष खबरों के साथ मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। आज की पहली खबर। नमस्कार, सच का आमदनी की आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं महावीर सिंह रमन। आज इस वक्त जो है कोटद्वार में चौबटा-खाल विधानसभा से राजेश कंडारी जी हमारे साथ हैं और आज उन्होंने यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की है। मैं उनका स्वागत करता हूं। सर, सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि आज आपने जो कॉन्फ्रेंस रखी है इसका क्या उद्देश्य है? बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो ये कॉन्फ्रेंस है इसमें हम लोगों ने कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चौबटा-खाल विधानसभा से 40 से ज़्यादा ग्राम पंचायत प्रधान, 15 क्षेत्र पंचायत सदस्य, 1 जिला पंचायत सदस्य और स्वयं मैंने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। और हम लोगों ने बेसिकली 3 चीज़ों पे, रोजगार, विकास और महंगाई, ये पूरे देश की समस्या है, लेकिन अगर स्थानीय स्तर पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। और इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि चौबटा-खाल विधानसभा में विकास के नाम पे अगर हम बात करेंगे पिछले 5 सालों की, तो हम लोग बहुत पिछड़े विधानसभाओं में गिने जाएंगे। तो इसी से सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से खिन्न होकर जो वहाँ पे स्थानीय विधायक हैं उनकी आस्था को छोड़ते हुए, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ते हुए कल कांग्रेस की सत्ता ग्रहण। जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने शुरुआत ही कांग्रेस से की थी, तो आप कांग्रेस के अखिल भारतीय कांग्रेस के सदस्य रहे, फिर आप बीजेपी में गए और अब फिर आप कांग्रेस में, क्या कारण? मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग 2007 में चुनाव लड़ रहे थे, 2007 के बाद जो वहाँ पे स्थानीय विधायक होते थे श्रीमती अमृता रावत जी, ये लगातार 3-4 साल तक क्षेत्र में सक्रिय रहे, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि 12 में इन्होंने इस विधानसभा को छोड़ के रामनगर विधानसभा से चुनाव लड़ना है। तो कारणवश वहाँ पे 2012 में भी फिर वहाँ पे लोकल स्थानीय जो कार्यकर्ता थे उन लोगों की उपेक्षा की गई और हम सब लोग चाहते थे कि वहाँ पे हमारे बीच से कोई विधायक बने, चाहे वो पोखरा से बने, चाहे एकेश्वर से बने, चाहे बीरोखाल से बने, चाहे सतपुली से बने। लेकिन चूँकि इनका स्थानीय राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, ये लोग वहाँ से मूव कर गए और हमें कारणवश वहाँ से चुनाव लड़ना पड़ा। चुनाव लड़ने के बाद फिर हम लोग फिर दोबारा आज उस समय हम बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और 5000 वोट हमने उस समय उस विधानसभा से अर्जित की थी। और आज स्थितियां ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब लोगों ने उस समय, पूरे देश ने विश्वास किया था कि ये लोग काम करेंगे, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो ये खाली एक जुमलेबाज पार्टी ही साबित हो रही है। ये निश्चित रूप से हवाई घोषणाएं करती हैं, झूठ का पुलिंदा बोलते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, देश में जाति, हिंसा और धर्म के नाम पे ये लोग राजनीति कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमारा विधानसभा क्षेत्र भी प्रभावित हुआ और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। लेकिन अब आने वाले समय में हम लोग कांग्रेस में आस्था व्यक्त करते हुए वहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी को मजबूत करने का। आप कह रहे हैं कि वर्तमान विधायक जो कि पर्यटन मंत्री भी हैं सरदार महाराज जी, अगर कल कांग्रेस में आ जाते हैं तो फिर देखिए, अगर आप इस आशय से सवाल पूछ रहे हैं कि वो अगर कांग्रेस में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी हाईकमान इस बारे में गहन विचार विमर्श करेगी, क्योंकि यहाँ पे निर्णय लिए जाएंगे, बहुत सोच समझ के लिए जाएंगे। क्योंकि अगर वापसी का दौर चलता तो बहुत से लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी हाईकमान अपने स्तर पे उनको स्कैनिंग कर रही है, स्क्रीनिंग कर रही है और जो भी उनसे फायदे या नुकसान पार्टी को होने वाले हैं उसका आकलन कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस बारे में पार्टी बहुत सक्षम है, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। कोई संभावना ऐसे अगर व्यक्त होगी तो उसके लिए पार्टी हाईकमान अपने स्तर से उचित माध्यम से सोचेगी। आप 2022 की दावेदारी करने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी खामियां चौबटा-खाल विधानसभा में हैं जो कि अभी तक पहले कांग्रेस फिर बीजेपी पूरा नहीं कर पाई और आप उसे पूरा करने की इच्छा रखते हैं? मैं अगर बात करूं तो सबसे पहले तो हम अगर बात करते हैं कि अगर यहाँ पे चौबटा-खाल विधानसभा के विकास की बात करते हैं तो अगर हम सतपुली की तरफ से बात करते हैं तो सतपुली में जो प्रस्तावित झील थी, खैरासैंण झील थी, सतपुली में प्रॉपर सतपुली जो झील थी, सतपुली में जो राजकीय महाविद्यालय है, सतपुली में एक जो वन डेस्टिनेशन जो टूरिज्म के लिए एक वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन का चयन किया गया था। सतपुली बहुत अपेक्षित, क्योंकि राजनीतिक रूप से सतपुली हमारे चौबटा-खाल विधानसभा का हार्ट है और ये बहुत बड़ा कस्बा है। इसका बहुत शोषण किया गया, इसकी अवहेलना की गई, तो यहाँ पे ये चीज़ें होनी चाहिए। और अगर लैंसडाउन और गुमखाल तक पर्यटक जा सकता है तो वो अगर वहाँ 30 किलोमीटर अगर मूव करेगा तो रोजगार की संभावनाएं बढ़ेगी। वहाँ पे एक बहुत अच्छी वैली, हमारी बहुत अच्छी वैली है, वहाँ पे उसको अगर एक छोटे से प्रदेश में डेवलप कर दिया जाए तो वहाँ पे पूर्वी नदी और पश्चिमी नदी का संगम है, पानी की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत अच्छे गेम हो सकते थे। और पर्यटन विभाग स्थानीय विधायक के बावजूद होने के बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं बन पाई तो कहीं ना कहीं इनकी जन विरोधी नीतियों का एक है। रही बात अगर हम वहाँ पे क्या करें
करेंगे तो सबसे पहले तो मूलभूत समस्याएं वहाँ पे अभी पूरी नहीं हो पाई। बीरो खाल में अगर हम बात करेंगे बेदीखाल पंपिंग पेयजल योजना की, वहाँ से अगर हम दूसरी तरफ जोगीमणि पंपिंग पेयजल योजना की, और अटलगढ़ नदी से अगर हम बात करेंगे ललितपुर पंपिंग पेयजल योजना की हमारी साइड में, इन 3 पेयजल योजनाओं पर अगर काम कर लेती है सरकार तो मेरे को लगता है 100% पानी उत्तराखंड के इस बीरो खाल विकास खंड में हर गाँव में हर घर में पानी पहुँच जाता है। रही बात पोखड़ा की बात, तो पोखड़ा भी एक मिड सेंटर हमारा पोखड़ा में बहुत अच्छी संभावना है। वहाँ पे राजकीय महाविद्यालय, जो राजकीय गवर्नमेंट राजकीय महाविद्यालय वो जब से बना तब से उसी स्थिति में चल रहा है वहाँ पे। और सड़कें जो ब्रांच रूट की सड़कें हैं, जो पुरानी सड़कें बनी हुई थी और गांव को जोड़ने के लिए 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की छोटी छोटी सड़कें बनी थी, उन सड़कों पे बिल्कुल काम नहीं हुआ। आज भी कई लोग सड़कों से वंचित हैं। अगर कोलाखाल साइड की बात करें, अगर तिमली खाल साइड की बात करें तो वहाँ पे ब्रांच रोड का बहुत अभाव है। हम चाहते हैं कि कोटद्वार से और कोटद्वार से और बैजरो बीरो खाल की दूरी सिमट के आ जाए। कई ऐसे डेस्टिनेशन है कि अगर वहाँ पे 5-5, 6-6 किलोमीटर की सड़कें बन जाए तो 140 किलोमीटर की दूरी घट के सीधे सीधे 120 किलोमीटर पे आ जा रही है। लेकिन इसका पूरा हम जो एक निचोड़ निकाला, चूंकि क्षेत्रीय विधायकों को वहाँ के राजनीतिक मानचित्र का, इतिहास भूगोल का कोई ज्ञान नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते और इसका खामियाजा स्थानीय जनता को भुगतना पड़ता है। और विकास के नाम पे, रोजगार के नाम पे कई चीज़ें हो सकती है। इसके बारे में अगर हम बात करें विधायक निधि की बात, तो विधायक निधि से हम छोटे छोटे कोऑपरेटिव सेक्टर पे वहाँ पे विधायक निधि का यूज करके रोजगार से जोड़ने का काम कर सकते हैं। वहाँ पे हम इतने ज़्यादा लकड़ी का, वहाँ पे लकड़ी है, वहाँ पे स्कूल कॉलेज और लोकल जो परचेजिंग होती है फर्नीचर की, अगर वहाँ पे कोऑपरेटिव सेक्टर की तरह जैसे गढ़वाल मंडल विकास निगम की कभी कोई एक फर्नीचर इकाई होती थी, इसी तरह अगर फंडिंग करके वहाँ पे लोगों को जोड़ने का काम करें, उनको स्टाइफंड देके अगर हम पैसा दें बच्चों को कि आप यहाँ पे काम सीखिए, तब तक आपको हम आपके जीवन यापन के लिए हर महीने 10-12 हज़ार रुपये देते हैं और 1 साल तक आपको काम सीखना है। उसके बाद उस फंड का उपयोग करके सहकारिता से जोड़ के काम करें तो एक ब्लॉक में कम से कम आप 100-100, 150-150 लोगों को वहाँ पे रोजगार से जोड़ सकते हैं। कण्डारी जी, जैसे एक तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी इसमें सक्रिय है पूरे उत्तराखंड में, क्या इससे कांग्रेस को कुछ फर्क पड़ने वाला है? देखिए, अगर आम आदमी पार्टी की और जो दिल्ली के परिदृश्य से हम इसको जोड़ के देखते हैं तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में इसलिए सफल हुई कि वो दिल्ली एक ट्रांजिट है। दिल्ली में बिहार से भी आदमी आ रखा है, बंगाल से भी आदमी आ रखा है, उत्तर प्रदेश से भी आदमी आ रखा है, झारखंड से भी आदमी आ रखा है और मोस्टली बहुत संख्यक वहाँ पे ऐसे हैं कि जो 15 से 20 हज़ार रुपये की नौकरी करते हैं। अगर आप उनकी नौकरी में 1,000 रुपये बिजली का बिल बचा देते हैं, 1200 रुपये उनकी बस का किराया बचा देते हैं, 500-700 रुपये उनके पानी का बचा देते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में एक महत्वपूर्ण चीज़ रहती है कि उनके 2-3 हज़ार रुपये बच जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड का अगर परिदृश्य देखेंगे आप, यहाँ पे लोगों के पास ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है, जो कि उनके स्थानीय स्रोत भी होते हैं। कई लोग तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं, उनका अपना पानी का अपना एक स्रोत है, उनके पास अपने भवन है, ट्रांसपोर्टेशन इतनी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती है। उत्तराखंड के लोग बहुत स्वाभिमानी है। उत्तराखंड के लोग अगर आम आदमी पार्टी की इन हरकतों के कारण कि आपको हम मुफ्त का आश्वासन देके तो राज्य में अगर वो अपनी राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहते हैं तो उत्तराखंड के लोग इतने स्वाभिमानी हैं कि वो मुफ्तखोरी के चक्कर में अपने प्रदेश को कभी गिरवी नहीं रखेंगे और ऐसे राजनीतिक दलों को सौंपना नहीं चाहते। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर आपको जनता आशीर्वाद देती है 2022 में तो आपको आपका चौबट्टा खाल क्या प्राप्त करें? मैं सबसे पहले चौबट्टा खाल विधानसभा में अगर राजनीतिक पार्टी के रूप में मेरे को कांग्रेस पार्टी वहाँ से उम्मीदवार तय करती है तो रोजगार के नाम पे हम लोग ठोस पहल करेंगे, जो भी अगर हमारी सरकारें बनती हैं, और रोजगार के नाम पे हम स्वरोजगार के नाम पे वहाँ पे लोगों को जोड़ना चाहिए। मैं एज ए ब्लॉक प्रमुख अगर ब्यूरो खालूँ तो मैं हर BDC में बोलता हूँ कि आप मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक उद्यान स्थापित कीजिए। आप कल्पना कीजिए कि अगर आपका खेत है, आपकी 4 दीवारी सरकार के द्वारा हो रही है, गड्ढे के लिए सरकार गड्ढा कर रही है, वहाँ पे पौधा भी अगर सरकार दे रही है, आप उसमें काम करें, आपको उसकी मजदूरी भी मिल रही है। और अगर आपके पास 1000 पेड़ माल्टा के या 1000 पेड़ संतरे के या 1000 पेड़ अखरोट के या 1000 पेड़ सेब के किसी भी के भी हो गए, 5-6 साल मेहनत करने के बाद अगर आप एक पेड़ 1000 रुपये का भी वहाँ पे उत्पादन देता तो आप 10 लाख रुपये हर साल कमा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्लानिंग करेंगे, लोगों को मोटिवेशन काम करेंगे। स्वरोजगार में हम लोग छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के वहाँ पे स्थानीय उत्पाद को बढ़ाने का काम करेंगे। वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे स्थानीय संसाधन है उन संसाधनों को दोहन और उससे हम वहाँ पे युवाओं को जोड़ें, वहाँ की महिलाओं को जोड़ें और इस तरह से उस चौबट्टा खाल विधानसभा में हम एक तरक्की लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। चौबट्टा विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं राजेश कण्डारी जी। और
और इसी के साथ आगे देखेंगे किसी और प्रत्याशी के साथ आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।